बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने इसका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम एंड किया था। अब हम इधर से इसको स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक क्रोमेटोग्राफी वाला। ठीक है पूरा। तो पहले हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी कौन सा प्रोसेस है, ये है क्या। क्रोमेटोग्राफी इज ए प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंसेस। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का बेसिकली, जिसमें हम जिसको यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। यानी कि हमारे पास मिक्सचर है मुख्तलिफ कंपाउंड्स का, हम चाहते हैं कि हम उनको सेपरेट करें उन तमाम कंपाउंड के मिक्सचर को। तो उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एंड इस और वो जो कंपाउंड्स होते हैं उसके मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंसेस। यानी कि दो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो पोलैरिटी है, ठीक है, जो वो के कितना हद तक कौन सा पोलर है, कितना उसके अंदर वाटर के ग्रुप कितना है, उसके अंदर कितना वो डिजोल्व होता है, उसकी बेस के ऊपर जो है ना हम उनको सेपरेट करते हैं। तो ये प्रोसेस या ये तकनीक जो होती है इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जिस तरह आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा होगा, अगर काफी लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट भी किया होता है, जब हम इंक का मिक्सचर हम बना लेते हैं जिसमें हम 2 या 3 इंक्स करते हैं, तो उसके बाद हम एक पेपर लेते हैं। तो उसके बाद हम उसकी स्ट्रिप्स बना के उस मिक्सचर एक सॉल्वेंट हम पहले फेज बना लेते हैं। तो उसके ड्रॉप लगा के हम जब सॉल्वेंट फेज के अंदर अपने स्टेशनरी फेज को डालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है कि इंक जो होती है वो सेपरेट्स हो जाती है। तो हम अपनी जब वो हमारे पास जो शीट होती है, ठीक है, वो गिलास की भी हो सकती है जो हमारे पास, और कागज का जो पेपर होता है जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर हमारे अपने 3 कलर्स नजर आते हैं सेपरेट किए हुए। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और फार्मास्यूटिक्स में इसको पढ़ने का ये मतलब है कि जो मुख्तलिफ हमारे पास कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है, अगर हमें पता नहीं होता कि हमने उनको सेपरेट कैसे करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज करते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो फंडामेंटल एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी की वो हमारे पास है। इट इज इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स। ठीक है, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। Chromatography is also used to separate different tissue and biological fluids। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं या किसी क्लिनिकल सेटअप्स वगैरह के अंदर जो रिसर्च सेंटर होते हैं, या हम अगर जो है ना क्लिनिकल रिसर्च में उसके होती हैं, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ हमारे पास बॉडी के टिश्यू होते हैं और जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, इस तरह हमारा सीरम वगैरह हो गया, तो उनके अंदर उनको सेपरेट करने के लिए उनके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह होते हैं, जो मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं, तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ मेडिसिन। और इसके अलावा इसका एप्लीकेशन ये है कि जो मुख्तलिफ मेडिसिन होती है उनको एनालिसिस करने के लिए भी यूज करते हैं। Environmental protection agencies use chromatography to test drinking water and to monitor air quality। और मुख्तलिफ जो अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है ना, वो क्रोमेटोग्राफी को यूज कर रही होती है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको टेस्ट करने के लिए कि पानी के अंदर कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कौन से उसके अंदर जो है ना पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं, उन चीज को टेस्ट करने के लिए भी। और एयर की क्वालिटी जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज कर रही है। उसके बाद आ जाता है एन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जिस तरह उसके नाम से शो है ना कि अगर हम कोई सरफेस की बात करते हैं, सरफेस के ऊपर चार्ज होते हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ आयंस होते हैं, तो उन तमाम को सेपरेट करने के लिए भी एन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के अंदर हमारे पास 2 तरह के फेज होते हैं। एक फेज को हम जो है ना स्टेशनरी फेज कहते हैं, जिनकी जो सॉकेंड फेज होता है जो मूवेबल नहीं होता। सेकंड हमारे पास फेल होता है मोबाइल फेज। पहले हम देखते हैं कि स्टेशनरी फेज क्या होता है। द फेज आर कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर दैट आर नॉन मोबाइल फेज आर फिक्स्ड इज नॉन एज स्टेशनरी फेज। वो फेज, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर का या वो कंपोनेंट जो कि नॉन मोबाइल होते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जो फिक्स होते हैं, उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये एक्सपेरिमेंट जो हम यूज करते हैं, इसमें हम एक क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है। उसके बाद इस तरह हम जो है ना टॉल टॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ टॉल लव लिखा हुआ TALC के, टॉल के बने हुए भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बने हुए भी हो सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स भी
वो स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज होता है। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल भी। उसके बाद सेकंड हमारे पास है मोबाइल फेज। दिस इज द फेज और कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर विच हैज एबिलिटी टू मूव। जिस तरह नाम से शो है ना, मोबाइल फेज, यानी कि वो फेज क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर का जो कि मूवेबल होता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सके। जिस तरह मिसाल के तौर पर सॉल्वेंट्स यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं तो हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, जिसमें कोई भी एथेनॉल मेथनॉल्स वगैरह आता है, तो वाटर के साथ हम उसका एक सोल्यूशन बना लेते हैं। तो उसके अंदर जब हम अपना स्टेशनरी फेज जो होता है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी पेपर जब उसके अंदर डिप करते हैं तो वो ट्रेवल करता है। जो सॉल्वेंट्स फेज होता है तो कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो जो मोबाइल फेज होगा उसको जो होती है हम उस तो वो फेज जो मूवेबल होता है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो मोबाइल फेज के तौर पर होते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज होते हैं उनमें पेट्रोलियम ईथर है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जो है ना कंपोनेंट की सेपरेशन इजी होती है। उसके बाद प्रोपानोल्स के अंदर भी, एथेनॉल्स के अंदर, उसके बाद एसीटोन्स वगैरह के अंदर, ये तमाम जो है ना मोबाइल फेज के तौर पर सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है आर एफ वैल्यू होती है, जिसको हम रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आर एफ यानी कि रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, ये क्या होती है? रिटेंशन फैक्टर आर एफ इज ए क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ हाउ फायर अ पार्टिकुलर कंपाउंड ट्रेवल्स इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एक जो सॉल्वेंट हमने बनाया हुआ है, यानी कि जो मोबाइल फेज है, उसके अंदर जो है ना एक पार्टिकुलर कंपाउंड जो है ना कितना ट्रेवल कर रहा होता है। तो उसकी क्वांटिटी को जो इंडिकेशन करने के लिए बेसिकली फैक्टर यूज होता है, जिसको हम आर एफ फैक्टर कहते हैं। यानी कि जो हम ये देखते हैं कि जो कंपाउंड्स है ना वो एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितना ट्रेवल कर सकता है, उसकी क्वांटिटी को हमने मेयर करना होता है। तो अब जैसे हमने एक पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम बात करते हैं, तो हमने जो पेपर डाला हुआ है सॉल्वेंट्स के अंदर, तो सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा ना ऊपर, तो कलर सेपरेट हो जाएगी। लेकिन वो अगर एक हद तक लिमिट तक जाएगा उसके बाद ट्रेवल करना बंद कर देगा। जब हम पेपर को बाहर निकाल के ड्राई करेंगे ना, तो हम उसको मेयर करेंगे उसकी क्वांटिटी को कि कितना सेंटीग्रेड तक उसने जो है ना मूव किया, या कितना सॉल्वेंट जो है ना उसने ट्रेवल किया था, कितना फासला कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो उसको हम मेयर कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास फैक्टर होता है जिसको हम आर एफ फैक्टर कहते हैं। If the RF value for unknown compound is close or same as the RF value of known compound, then two compound are most likely similar or identical. अब हमने ये देखना है कि एक तो कंपाउंड हमारे पास हम पता है कि कौन सा है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास ऐसा है जो हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि इस कंपाउंड का क्या नाम है। जब हम उसके लिए जो हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं नॉन कंपाउंड में से अननोन कंपाउंड्स को, तो हमने उसकी आर एफ वैल्यू से हमें पता चलेगा कि वो दोनों कंपाउंड सेम है या जो है ना एक दूसरे की सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर वो कहते हैं कि आर एफ वैल्यू जो अननोन कंपाउंड है उसकी क्लोज या बिल्कुल सेम होती है आर एफ वैल्यू ऑफ नॉन कंपाउंड्स की, जिसका हमें पता है, तो हम यही कहेंगे कि दोनों कंपाउंड सेम है, क्योंकि आर एफ वैल्यू दोनों की सेम आई है। अगर आर एफ वैल्यू दोनों कंपाउंड की डिफरेंट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि एक कंपाउंड तो हमें पता है, दूसरे का हम लगा लेंगे कि उसके बाद हमारे पास एक चार्ट होता है, उसके ऊपर आर एफ वैल्यू हर कंपाउंड की लिखी होती है। तो उससे अब जब आर एफ वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे, जितनी होगी हम उस चार्ट से कंपेयर करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि जितनी आर एफ वैल्यू बनेगी तो उससे पता हमें चल जाता है कि ये वाला कंपाउंड है। We can say that RF value is the ratio between distance covered by substance to the distance covered by mobile phase or solvent। वही बात है। बेसिकली ये क्या होती है आर एफ वैल्यू, वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक रेशियो होती है किस चीज की, कि बिटवीन दो जो फासले होते हैं, जो दो डिस्टेंस होते हैं, एक डिस्टेंस कवर बाय सबस्टेंट, जो हमारे पास कोई भी सबस्टेंट है, कोई कंपाउंड है, और वो उससे टू द डिस्टेंस कवर बाय मोबाइल फेज या सॉल्वेंट, इसका आर एफ वैल्यू। या आपने इसका फॉर्मूला भी याद करना है कि आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंट या कंपाउंड्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट्स या मोबाइल फेज इज कॉल्ड आर एफ वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टाइल या टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम टेक्निक्स की बात करते हैं या उसके स्टाइल्स की बात करते हैं तो तीन तरह की होती हैं। एक असेंडिंग, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी असेंडिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है वो जो है ना मूव करता है फ्रॉम जो है ना टू अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, उसको हम असेंडिंग्स कहते हैं। सेकेंड है डिसेंडिंग, अब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। उसके बाद सर्कुलर या रेडियल क्रोमेटोग्राफी, अब एक सर्कल के अंदर हमारा कंपाउंड जो है ना वो मूव करेगा। इसमें हम बारी बारी एक डिस्कस करते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। पहला हम देखते हैं कि असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी।
इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट्स आर टेंड टू मूव अपवर्ड, जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं ना ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, टेंड टू मूव अपवर्ड, इनके सॉल्वेंट्स ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा, एंड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जब हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं कि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट होते हैं स्पोर्ट्स की फॉर्म में, हमें स्पोर्ट वहां पे नजर आएंगे, तो हम उसको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, इन डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट्स टेंड टू मूव डाउनवर्ड, अब जो सॉल्वेंट्स है ना हमारा वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो उस पेपर के ऊपर। द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इसमें भी वही होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं मिक्सचर के वो स्पोर्स के फॉर्म में हो जाएंगे लेकिन वो नीचे की तरफ होंगे। उसके बाद है सर्कुलर या रेडियल क्रोमेटोग्राफी। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट्स टेंड टू मूव इन ए सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, वही नाम से डिस्कस होगी, इनके सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगा जो सॉल्वेंट्स होगा, और मुख्तलिफ जो कंपाउंड अब होंगे ना उनका मिक्सचर सेपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। आपको ना रिंग्स नजर आएंगे वहां पे जो आपने पेपर लगाया होगा अंदर, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट्स है ना वो एक सर्कुलर में मूव कर रहा है, और वहां पे जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के तो वो रिंग्स की फॉर्म में हमें मिलेंगे जो सेपरेट्स होंगे, अब वो स्पोर्ट की फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि वहां पे आपको रिंग बना हुआ नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की आपको पता है पेपर क्रोमेटोग्राफी है एक, ये जो हम लैब्स में भी करते हैं, ये आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम के ऊपर, इंक को हम सेपरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंक पेपर के ऊपर आ रही है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कलर थे। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये थोड़े हाई स्केल के ऊपर यूज होती है, रिसर्च लैब्स वगैरह में होती है। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे एक एक को, ठीक है, एक एक कल हम एक पेपर को, उसके बाद थिन लेयर को, इसको मैं आज इधर ही एंड करेंगे क्रोमेटोग्राफी।